यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी वॉइस आ रही है सबको? ठीक। देखो बच्चों, यस, हमारा एक फ्लैम, कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हमने पढ़ा था आगे कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट में पोलैरिटी कैसे करके पता करते हैं। अच्छा, आज हम लोग देख रहे हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो बच्चों, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है आपका? ये आपका डायरेक्शन राइट हैंड रूल, ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पता करने के काम आता है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पता करने के काम आता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि हम लोग अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर को बताता है, थंब बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमारी मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताती है। क्योंकि इंड्यूस करंट तभी फ्लो करता है जब मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, या फिर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, तभी तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज होता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए। लेफ्ट हैंड रूल में हमारा थंब फोर्स बताता था, फोर्स जो हमारी लगती थी। राइट हैंड रूल के अंदर हमारा थंब मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर भी बताती है, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में। और मिडल फिंगर जो हमारा लेफ्ट हैंड में करंट बताता था, वो राइट हैंड के अंदर मिडल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज होता था फोर्स पता करने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज होता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है। इफ वी स्ट्रेच द राइट हैंड in such a way, if we stretch the fingers of right hand in such a way that the index finger, middle finger and thumb are mutually perpendicular to each other, then if the index finger represent direction of magnetic field, thumb represent direction of motion of conductor, then middle finger represent direction of induced current। ठीक है, तो मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इसमें बताती है। इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं, ऐसे करके। अगर मैंने ऐसे करके बना दिया, ये वाली चीज जो है इसको मैं इधर बना रहा हूं, तो देखो ये मेरी इधर आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरी इधर आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, इधर आ जाता है मेरा ये थंब जो मोशन ऑफ कंडक्टर बता रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ऐसे करके मैं इसको बना रहा हूं। अच्छा, ये इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट हमारा मोशन, ये हमारा इधर है इस तरीके से। तो देखो ये हमारी इधर मिडिल फिंगर है जो हमारी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता रही है, इंड्यूस्ड करंट। और ये हमारी इधर आ जाएगा मोशन ऑफ कंडक्टर। मोशन ऑफ कंडक्टर जो हमारा थंब से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर से रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये हमारा इंड्यूस करंट है जो मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट हो रहा है। मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर, इंड्यूस करंट। ठीक है, और मोशन ऑफ कंडक्टर हमारा नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रहा है, तो वो थंब से हो गया। ठीक, अब देखो इसको समझते हैं। जैसे ये आपकी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये आपकी कोई वायर है, ये वायर आपकी इस तरीके से इधर कनेक्टेड है, इधर गैल्वेनोमीटर से आपकी वायर इधर कनेक्टेड है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है जिससे आपकी वायर इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक, और इसमें हम लोग इसको मूव कर रहे हैं वायर को ऊपर की तरफ, वायर को ऊपर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अब मैंने इधर बना दिया फिर से, ये हमारा इधर नॉर्थ पोल है, ये हमारा इधर है साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा इधर है साउथ पोल। ये हमारी इधर एक वायर रखी हुई है जो हमारी इधर नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारी कैसे मूव कर रही है? अब इधर नीचे की तरफ मूव कर रही है। और ये हमारा इधर गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, वायर से कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, और ये वायर हमारी नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो देखो बच्चों, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमेशा डायरेक्शन क्या होंगी? नॉर्थ से साउथ पोल। हमारी ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये हमारी फिगर है थ्री डायमेंशनल। तो ध्यान से इसको समझो, इधर आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है, इधर क्या है? नॉर्थ पोल, इधर आपका साउथ पोल है। ये एक वायर रखी हुई है,
इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, एक वायर रखी हुई है। वायर आपकी ऊपर मूव हो रही है। वायर कहाँ मूव हो रही है? ऊपर। वायर ऊपर मूव हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी। सपोज हमारी 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं नॉर्थ से साउथ पोल, इस डायरेक्शन में हमारी 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलीज हो रही हैं, तो उनकी नंबर चेंज होगा। वायर को जब ऊपर मूव करोगे तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होती हैं आपकी, तो आपका इंड्यूस करंट और इंड्यूस डीएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे, कहीं गलती से लेफ्ट हैंड मत यूज कर लेना। तो राइट हैंड जब यूज करोगे बच्चों, तो राइट हैंड देखो आपका किस तरीके से आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई नॉर्थ से साउथ, और मोशन ऊपर की तरफ हो गया। मोशन ऊपर हो रहा है ना, इसको ऊपर मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, मोशन ऊपर हो गया, और आपका इंड्यूस करंट ऐसे कर कर आ जाएगा, इंड्यूस करंट ऐसे कर कर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऊपर, ठीक, और इंड्यूस करंट ऐसे करके, यानी कि ये आपकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर इंड्यूस करंट की। जब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कहाँ शो करेगा बच्चों? जहां पे करंट का फ्लो हो रहा होता है गैल्वेनोमीटर वहां पे डिफ्लेक्शन शो करता है। तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, वो इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेगी करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से देख, यस, ओके, ठीक है। इसमें देखो मैंने ये बताया कि आपका बच्चों ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इधर आपका एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, इस साइड आपका एक साउथ पोल रखा हुआ है। ये आपकी एक वायर है। वायर नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में ऐसे मूव कर रही है, ऊपर ऊपर ऐसे मूव कर रही है। तो जब वायर आपकी ऊपर ऐसे मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगी? कट करेगी आपकी। 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो उसको कट करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वायर में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वायर में क्या हो रहा है? एक रिलेटिव मोशन। तो हमारा जिसकी वजह से इंड्यूस डीएमएफ और इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ इधर था साउथ इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई आपकी। मोशन अंगूठा, अंगूठे से आपने बनाया मोशन ऑफ कंडक्टर, अंगूठा बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर, तो मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो अंगूठा ऊपर आ गया, ठीक। तो मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है? इधर। मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है? इधर। तो यानी कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऐसे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, यही तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये आपकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, फाइन। या फिर अगर आपको इसी फिगर में समझना है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाती है आपकी, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं ना, इसको कैसे मूव करा रहा हूं? ऐसे ऊपर। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, मोशन इधर हो गया आपका, तो इंड्यूस करंट ऐसे कर कर आ गया। समझ में आ गई बात? इसमें देखते हो अब इसी तरीके से इसमें आप देखते हो ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, वायर में नीचे की तरफ मूव करा रहा हूँ। वायर कहाँ मूव करा रहा हूँ? अंदर की तरफ। अगेन ये 3 डायमेंशनल फिगर है बच्चों, इसलिए आपको परेशानी ना हो तो एक चीज समझ लो आप कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, इधर हमारा साउथ पोल है, वायर हमारी ऐसे है, वायर को नीचे ले जा रहा हूँ, वायर को ऐसे ऐसे करके मूव करा रहा हूँ अब नीचे। तो जब वायर को नीचे मूव कराऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या अगेन कट होगी, चेंज होगी, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देखो कैसे, नॉर्थ से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई आपकी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और आपका मोशन कहाँ हो रहा है? अंदर की तरफ हो रहा है। अब आपका मोशन कहाँ हो रहा है? इधर आपका अंदर की तरफ हो रहा है, इस तरीके से नीचे की तरफ हो रहा है, सॉरी नीचे की तरफ आपका मोशन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, तो इंड्यूस करंट ये आ जाएगा आपका, इंड्यूस करंट आपका इसलिए इस तरीके से ये फ्लो कर जाएगा। इंड्यूस करंट आपका ये फ्लो कर जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगा? करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन में हो जाएगा तो इंड्यूस करंट का फ्लो इस तरीके से हो जाएगा करंट की डायरेक्शन में। अरे आप ये देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड ये मोशन कहाँ हो रहा है आपका? नीचे की तरफ, मोशन नीचे की तरफ, तो इंड्यूस करंट ये आ जाएगा आपका। अगर आप इसमें देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई नॉर्थ से साउथ, मोशन अंदर की तरफ हो रहा है हमारा, ठीक है, पहले बाहर की तरफ हो रहा था, अब अंदर की तरफ हो रहा है, मैं इसे अंदर ले जा रहा हूँ उसके बोर्ड के अंदर, तो हमारा इंड्यूस करंट ऐसे करके फ्लो कर जाएगा ना बच्चों, ठीक है, ये आपका होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करते हैं, और आप देख रहे हो कि जब हम लोग मोशन की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो इंड्यूस करंट भी रिवर्स कर जाता है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी क्या कर जाती है? चेंज। अभी इंड्यूस करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, अब इसमें इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लग गया, अब इसमें इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लग गया। तो यही हमारा होता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चेंज कर जाती है अगर हम लोग मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज करते हैं, या मतलब साउथ इधर नॉर्थ इधर रख दोगे,
या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हैं। तो ये रिवर्स हो सकता है। इंड्यूस करंट की खासियत क्या है कि ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक सबको बात आती है समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? जल्दी लो। ठीक, अच्छा अब देखो बच्चों, सुनो जल्दी से। हम लोग हमारा जो इंड्यूस करंट होता है या इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसे हम कैसे ज्यादा या कम कर सकते हैं? तो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट अगर हमें ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जो आपका 12th क्लास में है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप बस इस फॉर्मूले को मैं फॉर्मूले को इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको कोई क्वांटिटी बाकी क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड करती है इसको लर्न करने में आसानी हो जाए। तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक फॉर्मूला होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसे मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। आपके सिलेबस में नहीं है, ये 12th के सिलेबस में है। इससे आप ये देख सकते हो कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, अरे जब ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि इंड्यूस करंट होता तो प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ तब प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा या कम होती है। वो तब होता है जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो इंड्यूस करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, जिसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्पीड ऑफ रोटेशन के। स्पीड ऑफ रोटेशन, जो स्पीड ऑफ रोटेशन होती है बच्चों से ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। स्पीड ऑफ रोटेशन जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम लोग इधर 2 मीटर पर सेकंड के साथ इसे ऊपर ले जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड के साथ नीचे ले जा रहे हैं, तो इंड्यूस्ड करंट कम होगा। अगर यही मैं इसे 20 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ तो इंड्यूस करंट ज्यादा होगा। 200 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ तो हमारा इंड्यूस करंट और ज्यादा होगा। मतलब कितनी स्पीड के साथ आप मोशन कर रहे हो, कितनी स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहे हो, या कितनी स्पीड के साथ कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, कितनी स्पीड के साथ कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड के साथ कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हो। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रोटेशन ओमेगा, तो ये इंड्यूस करंट उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका। और इंड्यूस करंट जो होता है, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ टर्न्स के। मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ये हमारी एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बच्चों सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड जो होती है वो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है ना। मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की वजह से क्या होती है? म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई एल। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे आपकी ये वाले एक कॉइल है, ये हमारी एक सोलिनॉइड टाइप की कॉइल है, राइट। ये हमारी सोलिनॉइड टाइप की कॉइल जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक, इसमें हमें ये पता नहीं लग रहा कौन सा टर्न फ्रंट में है कौन सा टर्न बैक में है, तो मैंने इसको डॉट डॉट कर दिया। जो डॉट डॉट वाले हैं वो बैक में है, जो बोल्ड है वो फ्रंट में है। तो एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, मैं मैग्नेट को इसकी तरफ लेकर आ रहा हूँ, कॉइल की तरफ लेकर आ रहा हूँ मैग्नेट को। जब मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर आ रहा हूँ तो बच्चों अगर इसमें 3 टर्न है तो इंड्यूस करंट कम होगा, अगर इसमें 30 टर्न है 30 तो इंड्यूस करंट ज्यादा होगा, तो इंड्यूस करंट ज्यादा होगा अगर ज्यादा टर्न है तो। और इसी तरीके से मैं 2 मीटर पर सेकंड के साथ मैग्नेट को ला रहा हूँ तो इंड्यूस करंट कम होगा, 20 मीटर पर सेकंड के साथ मैग्नेट को ला रहा हूँ तो इंड्यूस करंट ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा स्पीड के साथ मैं मैग्नेट को इसकी तरफ लेकर आ रहा हूँ या इससे दूर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, उतना ज्यादा इंड्यूस करंट होगा हमारा। तो इंड्यूस करंट नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली, ये सोलिनॉइड है ना एक तरीके से, सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इंड्यूस करंट भी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इंड्यूस करंट नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर आप इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हो, ठीक है, अगर आप सॉफ्ट आयरन है आपका मटेरियल,
ठीक, ये आपकी सॉफ्ट आयरन कोर इधर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक आपका इंड्यूस करंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपका इंड्यूस करंट बच्चों और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आपने इधर सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल रख दिया, अब आप इस मैग्नेट को इधर ला रहे हो, तो वो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या और ज्यादा चेंज होगी, तो आपका इंड्यूस करंट और भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। या फिर इसको इस तरीके से समझो कि आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दी, सॉफ्ट आयरन है आपका, उसके ऊपर वायर को वाउंड कराया, करंट फ्लो कराया, तो सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अरे सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर वायर को वाउंड कराया, करंट फ्लो कराया, तो ये मैग्नेट बन जाएगा। अब मैं दोनों के बीच में मोशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दोनों के बीच में क्या कर रहा हूँ, रिलेटिव मोशन कर रहा हूँ। अरे ये मेरा सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर वायर को बाउंड करा दिया है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें, छोटी सी बैटरी लगाकर इधर, छोटी सी इस तरीके से बैटरी लगाई इधर, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं इधर अंदर या इस तरीके से अवे, टुवर्ड्स या अवे मूव करा रहा हूँ। तो सॉफ्ट आयरन तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों, सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बहुत ज्यादा चेंज होगा, तो इंड्यूस करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इंड्यूस करंट का भी परमेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। जिस सब्सटेंस की परमेबिलिटी ज्यादा और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर आप रिलेटिव मोशन कर रहे हो कॉइल से, तो इंड्यूस करंट भी ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, यस यस, बोलो। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज, ना ना ना, इट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसा होता है कि सबसे पहले कभी भी जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो सबसे पहले हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस ईएमएफ का आपकी बुक में ज्यादा जिक्र नहीं है, सबसे पहले हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड करंट हमारा तब प्रोड्यूस, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है आपका, वोल्टेज, एक इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस होता है हमारा, इन इसके अक्रॉस एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। जब आप मैग्नेट को कॉइल के साथ रिलेटिव मोशन करते हो, तो एक वोल्टेज कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं, वो इंड्यूस्ड वोल्टेज इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग, हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिल्कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में भी आपने पढ़ा नहीं है, अरे मैं भूल ही गया कि ये तो 10th के बच्चे हैं। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज आप इसको मान लो, अभी आप लोग ईएमएफ का फुल फॉर्म वैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, बट शायद अभी 10th में आप लोगों ने ईएमएफ पढ़ा नहीं होगा, तो फॉर सॉरी दिस, इंड्यूस्ड वोल्टेज आप समझ लो। इंड्यूस्ड वोल्टेज तो सबको पता है ना, वोल्टेज के बारे में, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है आपका। ठीक है, इट इज इंड्यूस्ड वोल्टेज, इसे ईएमएफ भी कहते हैं, बट अभी आपने ईएमएफ पढ़ा नहीं है, चलो छोड़ो उसको। इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करता है। इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल, इंड्यूस्ड वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल इंड्यूस्ड करंट हो जाता है। खैर ये फॉर्मूले आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस ये चीज ध्यान में रखो। ये मैंने इसलिए बता दिया है ताकि इससे आपको डिपेंडेंसी लर्न करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा, मेनली ये चीज ध्यान में रखना। यस यस, स्पीड ऑफ रोटेशन मीन्स है हमारा कि पहले हमारी मैग्नेट जो है वो कॉइल के टुवर्ड्स और अवे 2 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। ठीक है, तो हमारा इंड्यूस करंट कम होगा। जब हमारी मैग्नेट कॉइल से अवे या कॉइल के टुवर्ड्स 20 मीटर पर सेकंड के साथ जाएगी, तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस वोल्टेज और इंड्यूस करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। यानी कि अगर आप ऐसे ऐसे करके बहुत जल्दी जल्दी रिलेटिव मोशन करते हो, बहुत स्पीड के साथ दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत तेजी तेजी से चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत तेजी तेजी से चेंज हो रही है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत तेजी तेजी से चेंज हो रही है, तो इंड्यूस करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब स्पीड कम थी, सुनो सुनो, जब स्पीड कम थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज होने में केवल 2 सेकंड लग रहे हैं। जब स्पीड आपने बढ़ा दी,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज होने में अब केवल 2 मिली सेकेंड लग रहे हैं, तो इंड्यूस करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। यस बोलो। नो इट विल नॉट प्रोड्यूस। फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट रिलेटिव मोशन मस्ट टेक प्लेस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज ही नहीं होंगी। अरे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी निकल रही हैं, अगर हमारी 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो 20 की 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही रहेंगी हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी ना। इंड्यूस्ड करंट तब प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा या कम होंगी। कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अरे भैया म्यूट कर लो, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा या कम होंगी, सॉलिनॉइड इससे कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा या कम होंगी, तब आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। स्टेशनरी रख दोगे तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इंड्यूस करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब रिलेटिव मोशन होगा, क्योंकि तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी। बढ़ेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कम होंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी, तभी आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जब रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में। अच्छा, अब देखो बच्चों, हमारा करंट दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट, जल्दी से समझो बहुत फास्ट। एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट, एक होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा करंट होता है दो तरीके का, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अब जल्दी से समझो बच्चों, देखो फास्ट। डायरेक्ट करंट हमारा होता है जो सीधा सीधा सा हमारा करंट होता है, जो सीधा फ्लो करता है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता है। डायरेक्ट करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। डायरेक्ट करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, सीधा फ्लो करता है। यानी कि अगर आप करंट और टाइम का ग्राफ बनाओगे, ग्राफ तुम लोगों ने मैथ्स में कुछ पढ़े हैं अभी, ग्राफ कैसे बनाते हैं? देखो, करंट और टाइम का ग्राफ आपका डायरेक्ट करंट के लिए किया जाता है बच्चों, ठीक है, और करंट और टाइम का ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए आपका किया जाता है। ये आपका करंट होता है और ये आपका इधर होता है टाइम। ये आपका करंट होता है, ये आपका इधर हो जाता है टाइम। तो करंट और टाइम का ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए करंट और टाइम का ग्राफ ये होता है, डायरेक्ट करंट के लिए करंट और टाइम का ग्राफ ये होता है। देखो, ये अपनी डायरेक्ट करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर रहा है, टाइम के साथ सीधा सीधा फ्लो कर रहा है। और ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। क्रस्ट ट्रफ करके ये फ्लो करता है, क्रस्ट बनाता है, ट्रफ बनाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे करके फ्लो करता है। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको? डायरेक्शन है भाई, ये डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ, क्रस्ट ट्रफ, यानी कि अपनी पोलर अपने, और मैग्नीट्यूड भी इससे देखो, वैल्यू भी देखो। सबसे पहले करंट की वैल्यू जीरो, उसके बाद करंट मैक्सिमम हो गया, फिर करंट जीरो हो गया, उसके बाद करंट फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, फिर इधर जीरो हो गया, है ना। करंट बढ़ रहा है, देखो जीरो से इस तरीके से पीक तक हुआ, फिर पीक से जीरो हो गया, इस तरीके से फ्लो करता है। आ रही है बात समझ में? दोनों, हाँ हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों होती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, और डायरेक्शन और वैल्यू दोनों हमारी चेंज होती रहती है। दोनों हमारी इस तरीके से साइन का कर्व होता है। आप लोगों ने साइन थीटा पढ़ा है? तो ये हमारा साइन का भी कर्व इसी तरीके से होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। खैर, आप 10th क्लास के लेवल से समझो बच्चों, आज इसको टॉपिक को खत्म करना है, बस दो छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझो पहले बात को। करंट हमारा होता है डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता है, करंट टाइम के साथ सीधा फ्लो कर रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेट, यानी कि अपनी डायरेक्शन को पर्टिकुलर टाइम के बाद रिवर्स कर लेता है। करंट और टाइम के बीच में ये ग्राफ आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट ही हमारे घरों में यूज होता है, हमारे घरों में डायरेक्ट करंट यूज नहीं होता, ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों एक बात सुनो, आप लोग एक अपना कॉमन सेंस लगाओ, हमारा डायरेक्ट करंट बनाना कितना मुश्किल काम है। अगर आपको बरेली सिटी में डायरेक्ट करंट बनाना है, अगर आप चाहते हो बरेली सिटी में डायरेक्ट करंट बनाना, तो बरेली सिटी में इतनी पॉपुलेशन को आपको अगर डायरेक्ट करंट देना है, तो डायरेक्ट करंट कैसे बनाओगे? अरे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे। एक बड़ा सा बीकर लोगे, पड़ा होगा इसे, बड़ा सा बीकर लोगे, बड़े से बीकर के अंदर बहुत ज्यादा एसिड भरोगे, और उसके बाद उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा दोगे, ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शन होगा, वो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बट ये कितना मुश्किल काम है, कितना ज्यादा मुश्किल काम है। और ऑल्टरनेटिंग करंट में कुछ भी नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को चेंज कराओ। अरे मैग्नेट को कॉइल के अंदर ऐसे मूव करो,
करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है, और बस उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रख दो। जब इस मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स ले जाओगे तो अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी। मैग्नेट को कॉइल से अवे ले जाओगे तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कुछ और होगी। बस उसको कंटिन्यूटी में मेंटेन कर दो, जो हम लोग एसी जनरेटर की हेल्प से करते हैं। एसी जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, एसी जनरेटर में हम लोग यही करते हैं कि बस इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना बच्चों बहुत आसान काम होता है हमारा। ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने में कुछ बस क्या है, सिंपली कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करा दो, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करा दो, आपका इंड्यूस करंट फ्लो कर जाएगा। बस उसको कंटिन्यूटी में ला दो तो ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत आसान है, इसलिए हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट ही आता है। अच्छा, पहले बहुत जल्दी से बात को सुनो। आपकी जो बच्चों मोबाइल के चार्जर, मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल की जो बैटरी होती है उसे डायरेक्ट करंट चाहिए होता है। अरे क्योंकि ये बैटरी है बच्चों, ये आपकी क्या है, बैटरी। जो आपके मोबाइल में यूज हो रही है वो आपकी क्या है, बैटरी। तो मोबाइल में जो यूज हो रही है वो बैटरी है, यानी कि उसे डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है। तो हमारा जो चार्जर होता है वो चार्जर क्या करता है, जो हमारी पावर सप्लाई आ रही है घरों में वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, उस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है आपका मोबाइल का चार्जर, और वो डायरेक्ट करंट आपके मोबाइल को मिल जाता है, मोबाइल की बैटरी को मिल जाता है। और ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, मगर तब भी समझ लो जनरल नॉलेज की चीज है। एक हमारा रेक्टिफायर डिवाइस होता है जो मोबाइल के चार्जर में होता है, एक हमारा डिवाइस होता है रेक्टिफायर जो मोबाइल के चार्जर में यूज होता है। ये करता क्या है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट। ये क्या कह रहे हो पहले मुझे बताओ। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज कर देता है। यही आपका लैपटॉप्स के अंदर भी होता है बच्चों। जो लैपटॉप की बैटरी है उसे डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है, तो हमारा जो मोबाइल का अडेप्टर होता है वो क्या करता है, पावर सप्लाई जो एसी में होती है उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और आपके लैपटॉप्स को डीसी मिल जाता है, आपके लैपटॉप्स को डीसी मिल जाता है, आपके लैपटॉप की बैटरी को डीसी मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये होता है, ठीक है। मोबाइल के चार्जर में भी रेक्टिफायर होता है, लैपटॉप के अडेप्टर में भी रेक्टिफायर होता है। यहां तक आती है बात समझ में? यस। वाई वी डोंट यूज डायरेक्ट करंट? अच्छा, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? अच्छा, बता रहे हैं इसको, अभी अभी तो बताया था ये, चलो फिर से बता रहे हैं। देखो बच्चों, डायरेक्ट करंट हम लोग इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि डायरेक्ट करंट बनाना कितना मुश्किल काम है। डायरेक्ट करंट कैसे बनता है, जब आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे अगर बरेली सिटी में आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, आप डायरेक्ट करंट का यूज करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा बीकर लेना होगा, उस बड़े से बीकर के अंदर बहुत ज्यादा एसिड भरोगे, ठीक है, और एसिड लोगे आप, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स उसके अंदर लगाओगे, और फिर केमिकल रिएक्शन होगा, एनोड और कैथोड बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, वो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अनन्या, बात समझ में आई है? उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग सप्लाई करोगे। तो ये कितना मुश्किल काम है डायरेक्ट करंट बनाना, आप सोच ही रहे हो ना। इतनी बड़ी सिटी के लिए कितने बड़े इलेक्ट्रोड्स लोगे, कितना ज्यादा बड़ा बीकर लोगे जिसमें एसिड्स वगैरह भरोगे, और जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना कुछ भी नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने में आपका क्या है कि बस मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन करा दो, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करा दो, कॉइल को स्टेशनरी रखकर मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराओ, मैग्नेट को कॉइल से अवे मूव कराओ, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो बस इंड्यूस करंट फ्लो कर जाएगा। बस उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन रिवर्स करती रहेगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उसको एक कंटिन्यूटी में बना दो, ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। तो कितना आसान काम है ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना, आई बस समझ में? ठीक। तो बच्चों अच्छा देखो जल्दी से, एक जरूरी चीज बच्चों, आपका जो डायरेक्ट करंट होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये मैंने आपको बताया था ना, डीसी बैटरी को, डीसी सोर्स या डीसी बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, बड़ा पोल पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा पोल नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ठीक है, छोटा लो पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल। और एसी को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, एक सर्किल बनाते हैं। एसी को कैसे करा जाता है रिप्रेजेंट, ध्यान रख लो, ये एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल के अंदर ये वेव बना देते हैं क्रश ट्रफ वाली,
सर्किल के अंदर ये क्रस्ट और ट्रफ वाली वेव बना देते हैं, ये एसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ऑल ओवर द इंडिया जो हमारी एसी होती है वो कितनी सप्लाई होती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाता हूँ 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक बच्चों, देखो इस 50 हर्ट्ज का ये मतलब होता है हमारा कि हमारी एक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कोई काम कितनी बार हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड के अंदर कोई काम कितनी बार हो रहा है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में 50 साइकिल्स बनती हैं। एक सेकंड में 50 साइकिल्स बन रही हैं, यानी कि ये एक साइकिल है, एक क्रस्ट एक ट्रफ एक साइकिल। तो ऐसी साइकिल्स हमारी 50 बनती है एक सेकंड के अंदर। तो बच्चों अब आप देखो कि एक सेकंड में हमारी 50 साइकिल्स बन रही हैं, तो यानी कि एक सेकंड में 50 बार क्रस्ट बन रहा है, 50 बार ट्रफ बन रहा है। अरे एक साइकिल में एक क्रस्ट एक ट्रफ, तो 50 साइकिल्स में 50 क्रस्ट 50 ट्रफ। तो एक सेकंड में 50 क्रस्ट बनते हैं, 50 ट्रफ बनते हैं। और आप इस तरीके से देखो कि एक साइकिल में हमारी कितनी बार अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। ये एक साइकिल में अपनी पोलैरिटी को कितनी बार चेंज कर रहा है। यहाँ पर तो जीरो से शुरुआत हुई है, उसके बाद इधर मैक्सिमम हुआ, फिर इधर जीरो हो गया, फिर इधर मैक्सिमम हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, इधर जीरो हो गया। तो बच्चों ये दो बार जीरो हो रहा है एक सेकंड में। एक सेकंड में हमारा ये दो बार जीरो हो रहा है। वो एक साइकिल में हमारा दो बार जीरो हो रहा है ये। और हमारी आप ये समझो, ये 2 टाइम्स जीरो हो रहा है वन साइकिल में। ठीक है, तो वन साइकिल में 2 टाइम्स जीरो हो रहा है हमारा ये। आप ऐसे करके भी कह सकते हो, सिंस वन साइकिल में 2 टाइम्स जीरो, वन साइकिल में 2 टाइम्स जीरो हो रहा है, तो 50 साइकिल में कितनी बार जीरो हो जाएगा, 100 टाइम्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, और 50 साइकिल्स हमारी जो होती है वो 1 सेकंड में बनती है ना। 50 साइकिल्स 1 सेकंड में बनती है, तभी तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो आप कह सकते हो सो कि 1 सेकंड में ये हमारा 100 टाइम जीरो हो रहा है। 1 सेकंड में 100 टाइम्स जीरो हो रहा है। ये मैं आपको मैथमेटिकल इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए एक बार को। आपकी बुक में थ्योरेटिकली समझा रखा है 1 सेकंड में 100 टाइम जीरो हो रहा है ये। या फिर आप कह सकते हो कि 100 टाइम्स जीरो हो रहा है ये 1 सेकंड में। तो 1 टाइम जीरो कितनी बार हो जाएगा ये, 1/100 सेकंड में। जैसे एक बार एक बच्चे ने पूछा कि सर हमारा एसी कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, एसी तो पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, बट हमें तो बल्ब की रोशनी कॉन्टिन्यूअस दिख रही है। अरे हमें तो बल्ब की जो रोशनी होती है, जो पंखे की हवा होती है, वो कॉन्टिन्यूअस मिलती रहती है। जबकि एसी क्या है हमारा, पहले जीरो से बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ा फिर कम हुआ, ऐसे करके हो रहा है। तो हमें ऐसा क्यों नहीं दिख रहा। तो उसका रीजन बच्चों ये है क्योंकि ये परसिस्टेंस ऑफ विजन से अवे है। ये हमारी परसिस्टेंस ऑफ विजन में नहीं आता है। हमारी परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, 1/30 सेकंड होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में सबको पता है ना, कि हमारी इमेज कितने टाइम में रिटेन कर सकती है। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है हमारा 1/30 सेकंड, ये होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। और जबकि हमारा ये अपनी पोलैरिटी कितनी बार चेंज कर रहा है, 1/100 सेकंड में चेंज कर रहा है। एक सेकंड का भी 100वां हिस्सा उसमें अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है। अरे आप देख रहे हो ये दो बार जीरो हो रहा है, एक बार इधर जीरो हुआ एक बार जीरो हुआ, एक साइकिल में दो बार जीरो हो रहा है। तो 50 साइकिल में 100 बार जीरो हो जाएगा। 50 साइकिल एक सेकंड में बन रही है, तो 1 सेकंड में ये हमारा 100 टाइम जीरो हो रहा है। या फिर मैंने कह दिया कि 100 बार जीरो हो रहा है एक सेकंड में, ये 100 बार जीरो हो रहा है एक सेकंड में, तो एक बार जीरो हो जाएगा 1/100 सेकंड में। तो इतने कम टाइम में ये सब काम हो रहा है हमारा। ये पीक पर जो जा रहा है उसके बाद फिर ये जीरो हो रहा है, फिर पीक पर जा रहा है फिर जीरो हो रहा है, ये सब 1/100 सेकंड में हो रहा है। तो इतने कम टाइम में हो रहा है, तो हमारी परसिस्टेंस ऑफ विजन में नहीं आता है। मगर ये हो रहा है हमारा इस तरीके से, इसलिए हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, हमें कॉन्टिन्यूअस रोशनी मिलती है बल्ब की। बट एसी हमारा इस तरीके से फ्लो करता है। समझ में आ रही है बात। एसी का आपके कोर्स में बस जनरल इंट्रोडक्शन ही है, यही है आपका एसी की कहानी, यही होती है। यहाँ तक आती है सबको बात समझ में। हमारे घरों में बच्चों जिसने भी एसी को बनाया उसने कितना हम पर एक बड़ा काम कर दिया। सोचो डायरेक्ट करंट को बनाना कितना मुश्किल काम होता है, बट एसी से हमारी प्रॉब्लम कितनी सॉर्ट आउट हो जाती है ऑल्टरनेटिंग करंट से। ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, एक बस लास्ट टॉपिक, आपके सिलेबस में बस एसी के बारे में इतना ही दे रखा है। यस। अच्छा चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। वेट इसको ठीक कर दे रहा हूँ।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से ले लिया? ठीक है। अब बच्चों देखो, लास्ट टॉपिक आपका जो है सिलेबस का, वो आपका ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो कॉइल से कैसे प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू टू कॉइल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू टू कॉइल्स। ये आपका हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हर बार बोर्ड में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक लॉजिकल पार्ट होता है और एग्जाम में हमेशा लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। टफ टफ न्यूमेरिकल्स में आकर हमेशा लॉजिकल चीज ही पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू टू कॉइल्स, ड्यू टू टू कॉइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू टू कॉइल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो कॉइल्स की वजह से कैसे हो रहा है। देखो ये आपकी बच्चों एक कॉइल है। अच्छा, इसको इस फॉर्म में बना देते हैं, आपकी बुक में उसी फॉर्म में बना रखी है, इसलिए ये आपका एक सॉलिनॉइड मैंने बना दिया इस तरीके से। इसके ऊपर वायर को वाउंड करा दिया है, इसके ऊपर वायर को क्या करा दिया है बच्चों, वाउंड, ऐसे ऐसे और ऐसे करके, ठीक। और इसमें एक बैटरी लगाई हुई है, इसमें इधर एक की लगा रखी है और इस तरीके से कर रखा है, ठीक। और ये आपकी दूसरा एक सोलिनॉइड है, ठीक है। ये आपका इधर दूसरा एक सोलिनॉइड है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, जिसमें क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर। जिसमें बैटरी लगी होती है उसे हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जिसमें बैटरी और की लगी होती है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और जिसमें केवल गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, जिसमें केवल गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसे हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। और जिसमें बैटरी की उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। तो बच्चों होता क्या है, ये कैसे वायर वाउंड है, वायर बैक साइड से गई फिर फ्रंट साइड से आई, बैक साइड से गई फ्रंट साइड से आई, बैक साइड से गई फ्रंट साइड से, इधर भी बैक साइड से फ्रंट, बैक साइड से फ्रंट, बैक साइड से फ्रंट आई। तो करंट हमारा इसमें फ्लो कर रहा है बच्चों। जब आपने स्विच ऑन करा तो करंट हमारा कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, बैक साइड से ऊपर गया, फ्रंट साइड से नीचे आ गया, बैक साइड से ऊपर, फ्रंट साइड से नीचे, बैक साइड से ऊपर, फ्रंट साइड से नीचे आ गया हमारा करंट, ठीक, फाइन। तो जब बच्चों हमारा स्विच ऑन होता है करंट, ध्यान से समझना ये है क्या चीज, जब हमारा करंट स्विच ऑन होता है तो करंट जीरो से मैक्सिमम एकदम तो पहुंच नहीं जाता है। सपोज मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी 50 एम्पियर है, अरे मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी 50 एम्पियर है, तो जब आप स्विच ऑन करोगे तो करंट एकदम तो 50 एम्पियर पहुंच नहीं जाएगा। जीरो से 50 एम्पियर तक पहुंचने में उसे करीब 10 सेकंड का टाइम लगेगा। जीरो से 50 एम्पियर तक पहुंचने के लिए उसे करीब 10 सेकंड का टाइम लगेगा। तो उसे 10 सेकंड का टाइम लगा, इस टाइम में करंट चेंज कर रहा है, करंट चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है। अरे करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। करंट चेंज कर रहा है, करंट चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो आपका बच्चों ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें चेंज हो रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें भी पास कर रही हैं। अरे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर चेंज हो रही हैं वो सारी की सारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें भी पास हो रही हैं, क्योंकि इसके पड़ोस में रखी हुई है। ये एक नेबरिंग कॉइल है, ये एक नेबरिंग कॉइल है, ये एक पड़ोसी कॉइल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें चेंज कर रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें भी पास कर रही हैं, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होने लगेगी। तो जिसकी वजह से इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। यही हमारा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट दूसरी कॉइल में फ्लो होने लगा जब हम लोगों ने स्विच ऑन करा है, ठीक है। तो इसमें भी इंड्यूस करंट फ्लो कर जाएगा। यहां तक आती है बात समझ में। ये हमारा कब है, जब हम लोग स्विच ऑन कर रहे हैं। तो देखो स्विच ऑन करते वक्त इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपके एग्जाम में आएगी, सब पूछने को, ये हो सकता है बच्चों एग्जाम में आ जाए। तो देखो इसमें स्विच ऑन करते वक्त डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल लगा दोगे। एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो अपने इसको अपनी राइट हैंड की पाम के अंदर इंसर्ट करोगे। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट एट फ्रंट फेस होगी। तो फ्रंट फेस पर हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आपकी नीचे आ जाएगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, क्योंकि फ्रंट फेस में डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे है। तो अंगूठा इधर जा रहा है आपका, थंब इधर जा रहा है, तो यानी कि ये नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। अंगूठा इधर यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी,
यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, यहाँ पर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है। अब बच्चों ये तो सब जानते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक मैग्नेट बन गया है ये, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। अरे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके साउथ से नॉर्थ इधर जा रही हैं और इसकी संख्या इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि करंट अभी इंक्रीज हो रहा है। करंट 0 से 50 एम्पियर तक इंक्रीज हो रहा है अभी। तो करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है। वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है क्योंकि इसके पड़ोस में रखी हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या इसमें भी चेंज हो रही है। ठीक। तो इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा, बट इंड्यूस करंट इसमें जो फ्लो होगा वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगा। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होगा? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसमें इंड्यूस करंट जो फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? जो इंड्यूस करंट होगा वो इस तरीके से फ्लो होगा कि अपोज करे, अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करे। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इधर आना। अरे बच्चों कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इधर आना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इधर आने को कैसे अपोज करेगा? ऐसे अपोज करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इधर आने को कि इधर हमारी साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इधर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ताकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे ना। इसलिए अपोज करेगा क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसे करके प्रोड्यूस करे? इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे। मैंने इधर नहीं बनाई क्योंकि फिगर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इधर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी है। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा ताकि इसको क्या करे बच्चों? अपोज। ये बात आ रही है सबको समझ में? मधु यादव, बात समझ में आई है? यस। यस यस, यही तो एक तरीका है कि बिना रिलेटिव मोशन के भी हमारा इंड्यूस करंट फ्लो हो सकता है। वो तब हो सकता है जब हम लोग जब हमारा करंट इंक्रीज करे या करंट डिक्रीज करे एक कॉइल में और दूसरी कॉइल उसके पड़ोस में रखी हो। क्योंकि देखो हमारा जो इलेक्ट्रो इंड्यूस करंट के फ्लो होने का जो मेन कारण है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना। तो एनी हाउ वी हैव टू चेंज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एनी हाउ वी हैव टू चेंज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे थे रिलेटिव मोशन करके, यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हैं इसके पड़ोस में कॉइल रखकर और वहां पे करंट को वेरी कराकर। तो जब करंट आप देख रहे हो करंट बढ़ रहा है हमारा, मधु यादव करंट बढ़ रहा है। जब करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या इधर चेंज कर रही है ना। पहले 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई, फिर 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई, फिर 200 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रही है तो इंड्यूस करंट फ्लो कर जाएगा। इस तरीके से फ्लो करेगा, अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इधर आना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। इधर साउथ आ जाएगा, इधर नॉर्थ आ जाएगा। अब बस आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता कर लोगे तो इंड्यूस करंट किस तरीके से फ्लो कर जाएगा बच्चों? देखो आप अपने राइट हैंड की पाम के अंदर इसे आप इंसर्ट करोगे तो ऐसे करके इंसर्ट करोगे, हाथ को पीछे से लेकर राइट हैंड के हाथ को पीछे से लेकर इसे इस तरीके से इंसर्ट कर लिया। तो हमारी जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो ऊपर है। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हमारी कहाँ है बच्चों? ऊपर। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऊपर जा रही है यानी कि फ्रंट फेस में करंट ऊपर होगा। फ्रंट फेस में करंट कहाँ होगा? ऊपर, क्योंकि कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऊपर है। और अंगूठा नॉर्थ पोलैरिटी में है। अंगूठा कहाँ है? इधर नॉर्थ पोलैरिटी में। राइट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमारी ये आ जाएगी, फ्रंट फेस पे ऊपर, फ्रंट फेस पे ऊपर, फ्रंट फेस पे ऊपर। तो फ्रंट फेस पे ऊपर, बैक फेस से नीचे। तो इस तरीके से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये चीज बच्चों सबको समझ में आई? ठीक। और इस प्रोसेस को, अच्छा ये जो इस प्रोसेस होती है इस प्रोसेस का नाम क्या होता है बच्चों? इस प्रोसेस का नाम म्यूचुअल इंडक्शन होता है। इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। खैर ये भी मुझे आपकी एस चंद किताब में मुझे वर्ड दिखा नहीं। तो इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है कि पड़ोस में एक कॉइल रखी होती है, एक कॉइल नेबरिंग कॉइल होती है। ठीक है। उसमें इंड्यूस करंट का फ्लो होना, अगर उसके पास में कॉइल रखी हुई है उसमें करंट वेरी कर रहा है तो। ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो विदाउट रिलेटिव मोशन जो होता है ये, इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अच्छा अब जब बच्चों हमारा देखो, बहुत ध्यान से बात को सुनना, बस 3 मिनट का टॉपिक और है ये। देखो आपने भी क्या करा? स्विच ऑन करा। जब स्विच ऑन करा तो करंट एकदम तो मैक्सिमम 50 एम्पियर तक पहुंचेगा नहीं, 0 से 50 एम्पियर तक पहुंचने में करीब 10 सेकंड का टाइम लेगा। तो तब आपका करंट चेंज कर रहा है, करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें बढ़ रही है वो सारी की सारी इधर पास हो रही है क्योंकि इसकी नेबरिंग कॉइल है। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें चेंज हो रही है, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है।
वो इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज कर रहा है। अब जब इसमें 50 एम्पियर करंट फ्लो कर गया तो अब वो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। अब जब बच्चों इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही है। अरे क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट करंट फ्लोज। कुछ टाइम बाद हमारा कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट चेंज नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रही। आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट करंट फ्लोज, कुछ टाइम बाद अब हमारा कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कर रहा है। कुछ टाइम बाद हमारा इसमें कांस्टेंट करंट, जो मैक्सिमम करंट है 50 एम्पियर, वो फ्लो कर रहा है। तो इसमें अब करंट चेंज नहीं कर रहा। जब करंट चेंज नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगी इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज इसमें पास नहीं होगी। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें पास नहीं होगी। तो जब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें पास नहीं होगी तो इसमें ना तो कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा ना कुछ होगा। इसमें इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजिंग नहीं हो रही है। तो आफ्टर सम टाइम हमारा ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद जब आप स्विच ऑफ करोगे, अब जब आपने स्विच ऑफ कर दिया, अब आपने कर दिया इधर स्विच ऑफ, तो जब बच्चों आप स्विच ऑफ कर दोगे तब देखो हमारा क्या होगा। जब आप इधर स्विच ऑफ कर दोगे तब आपका करंट कम होने लगेगा। और करंट एकदम से तो कम हो नहीं पाएगा। 50 एम्पियर से 0 एम्पियर तक करंट एकदम से कम नहीं होगा। थोड़ा टाइम लेगा, 10 सेकंड का टाइम लेगा करंट 50 एम्पियर से 0 एम्पियर तक होने में। तो करंट धीरे धीरे करके कम होगा। हमारा करंट अगेन चेंज होगा, करंट कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। इधर स्विच ऑन में क्या हो रहा था, करंट बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ रही थी। स्विच ऑफ में आपका करंट कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। करंट कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी और वो इसमें पास होगी। तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या जब इसमें पास होगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें भी चेंज होगी। तो अगेन इसमें इंड्यूस करंट फ्लो कर जाएगा, मगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर जाएगी। अब देखो कैसे, ये अगेन मैं इसको फिर से बना दे रहा हूं। इसको मैंने इधर फिर से बना दिया। देखो ये आपका आ जाता है बच्चों, इसी फिगर को फिर से बना रहा हूँ। पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट जा रहा है बैक फेस से ऊपर, फ्रंट फेस से नीचे, बैक फेस से ऊपर, फ्रंट फेस से नीचे, बैक फेस से ऊपर, फ्रंट फेस से नीचे। ये आपका इधर करंट जा रहा है। ठीक, इधर आपका नॉर्थ पोलैरिटी था, इधर आपका साउथ पोलैरिटी डेवलप हुआ था। वही राइट हैंड थंब रूल से अपनी फिंगर अपने राइट हैंड की पाम के अंदर इंसर्ट करा, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स नीचे, इंड्यूस करंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स नीचे, यानी कि करंट एट फ्रंट फेस नीचे। अंगूठे की डायरेक्शन में नॉर्थ पोलैरिटी, इधर साउथ पोलैरिटी। एक चीज को बहुत बार बता देता हूँ, अंगूठे की डायरेक्शन में इधर नॉर्थ पोलैरिटी, इधर साउथ पोलैरिटी। अब ये इसके पड़ोस में एक नेबरिंग कॉइल रखी हुई है। ये प्राइमरी कॉइल है क्योंकि इधर बैटरी और की कनेक्टेड है, इधर केवल गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो ये सेकेंडरी कॉइल है। ये आपकी कौन सी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, इसमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगा बच्चों, इस साइड में, जहां पे करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में। करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा। अब आप देखोगे तो इसमें हमारा स्विच ऑफ करते वक्त, ये बात आ रही है बच्चों सबको समझ में? ठीक है मधु, तनुष्का, ठीक। अब आप देख रहे हो बच्चों, स्विच ऑफ करते वक्त, बच्चों स्विच ऑफ करते वक्त हमारा करंट कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर पास हो रही थी वो क्या हो रही है आपकी, कम। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इधर पास हो रही थी वो आपकी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर कम हो रही है। अब कम हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब इसमें वो में कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें भी पास होंगी। पहले तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई, 0 से 200 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन 200 की 200 कांस्टेंट रही, चेंज नहीं हुई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन 200 की 200 कांस्टेंट हुई, कुछ टाइम बाद चेंज नहीं हुई, तो इसमें इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, 200 से मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर से 0 हो रही है धीरे धीरे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो इंड्यूस करंट फ्लो कर जाएगा। इंड्यूस करंट फ्लो करेगा तो कैसे करके फ्लो करेगा बच्चों, कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कम होना। अरे कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कम होना, तो ये इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। अरे इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा।
यानी कि इधर हमारा साउथ पोलैरिटी आ जाएगी, इधर हमारी नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, यस यस। नहीं अभी नहीं ली। व्हाट्स योर नेम? ओके ठीक। देखो बच्चों, आपका इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि आपका इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इंड्यूस करंट के कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इधर कम होना। तो वो इसको अपोज कैसे करेगा? इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इधर साउथ पोलैरिटी हो जाएगी, इधर नॉर्थ पोलैरिटी हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट, ये मैग्नेट बन जाता है ना, इनसाइड साउथ से नॉर्थ ऐसे करके फ्लो करेगी। तो अब बस आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता कर लो। राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो राइट हैंड के थंब के अंदर अपनी फिंगर्स को इंसर्ट करो, तो राइट हैंड की फिंगर पाम के अंदर इसको इंसर्ट करो। अंगूठे की डायरेक्शन नॉर्थ पोलैरिटी, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स नीचे, तो करंट एट फ्रंट फेस नीचे। करंट एट फ्रंट फेस कहाँ जाएगा? नीचे। करंट एट फ्रंट फेस नीचे आ जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा, तो गैल्वेनोमीटर का भी डिफ्लेक्शन कहाँ आ जाएगा आपका? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आपका इधर आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आपका इधर आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे करके हमारा ये होता है, इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं बच्चों। यहां तक आई बात समझ में सबको? ये केवल स्विच, ये केवल, हाँ ये केवल बच्चों स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते वक्त ही होता है। अरे आपने देखा होगा जब आप अपने घर में सीएफएल जलाते हो, ट्यूबलाइट जलाते हो, तो ट्यूबलाइट के एकदम से मैक्सिमम रोशनी दे देती है, करीब 10 सेकंड तक का तो टाइम लेती है मैक्सिमम रोशनी देने में। इसी तरीके से पंखा के एकदम से मैक्सिमम स्पीड दे देता है आपको, 10 सेकंड का टाइम लेता है ना मैक्सिमम स्पीड तक आने में। तो और इसलिए ये आपका स्विच ऑन और स्विच ऑफ के वक्त ही बस होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आई बात ये? तो यहाँ पर बच्चों, ठीक ठीक, यहाँ पर बच्चों आप लोगों का सिलेबस खत्म होता है ये फॉर हाफरली एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफरली एग्जाम्स। कुशार्क सक्सेना कहाँ चला गया? कुशाग्र, किसी और बच्चे के पास है घर में वाईफाई? किसी और बच्चे के घर में वाईफाई है? अच्छा ओके। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफरली एग्जाम। यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस खत्म होता है फॉर हाफरली एग्जाम। कुशार्क कहाँ चले गए थे? अच्छा वेट वेट, अभी क्लास एंड नहीं हुई है, वेट फॉर अ वाइल। तो यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी सारे जो होंगे हम लोग फॉर्मूले वगैरह वो अगली बार बताते हैं फिर, ठीक है? ठीक, यहाँ तक सब लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट और अपने हाफरली एग्जाम के लिए मेहनत। वेट वेट, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनो। नेक्स्ट टाइम जो आपकी क्लास होगी बच्चों, उसमें आपको एग्जाम्पलर और बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सबका होमवर्क है कि सब लोगों को एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरा अपना गूगल क्लासरूम में अपलोड करने हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का और करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का ये गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। ये आपका एज ए असाइनमेंट हो जाएगा जो इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज होगा। आपका असाइनमेंट क्या है फिजिक्स का बच्चों? इंटरनल असेसमेंट के लिए जो यूज होगा वो है आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपलोड कर देना। ठीक है?